अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। ये डेवलपमेंट्स विचारधारा के टकराव से हैं। और ये फील्ड में जब 44 डिग्री का टेम्परेचर हो, तीन बड़े दल भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अब बसपा भी मैदान में आ गई है। मुकाबला बड़ा दिलचस्प है और इनके मुद्दे भी उतने ही गंभीर। आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में धर्म और आस्था के ऊपर है जाति। जातिगत राजनीति उत्तर प्रदेश की एक कड़वी सच्चाई है जिसे हर किसी को स्वीकारना होता है। और उत्तर प्रदेश का हर एक पॉलिटिकल इक्वेशन जातीय राजनीति के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन 2014 से यूपी की इस पॉलिटिक्स में थोड़े बदलाव आए। धर्म और आस्था का भी सैलाब आया और उस सैलाब में बड़ी बड़ी ताकतवर पार्टियां खत्म हो गईं। जिस 2012 तक बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में रूल किया, एक छत्र राज किया, आज वो सिर्फ एक विधायक पे खड़ी है। न मुद्दे की कमी है, न जातियां खत्म हुई हैं जो वोट देती थीं, लेकिन तमाम चीज़ों ने इक्वेशंस को चेंज कर दिए। इस बात को मैं ये कह रहा हूं क्योंकि अब 2024 की तरफ जब धीरे धीरे चुनाव बढ़ रहा है, उत्तर प्रदेश में कमोबेश उसी तरह की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई हैं। तीन महत्वपूर्ण कारक हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त: धर्म, आस्था और जातिवाद। ये उत्तर प्रदेश के ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं, सारी की सारी राजनीति इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। और ये ऐसा सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में जो बड़ी राजनीतिक दल हैं तीन, वहां इक्वेशंस केवल जातियों के आधार पर तय होते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त महाजनसंपर्क अभियान पे निकली हुई है और उनका फोकस खासतौर पर उन 16 सीटों पर है जहां वो पिछली बार 2019 में सपा बसपा के गठबंधन की वजह से हारे थे। वहां की कमियां और मौजूदा जो सांसद हैं उनके खिलाफ यदि कोई नाराजगी है तो हाथ पैर जोड़कर किसी तरह कार्यकर्ताओं को और जनता को मनाना है। यानी नाराजगी के पहले चरण में जो नकारात्मकता का गुब्बारा फूल रहा था, उसमें पिन चुभोने के लिए ये महाजनसंपर्क अभियान चला है, ताकि पार्टी कार्यकर्ताओं को और पार्टी की विचारधारा पर आस्था रखने वालों को जोड़ कर रखा जाए, उनकी नाराजगी को दूर करके रखा जाए। और बीजेपी को ऐसा करने में कामयाबी भी हासिल हो रही है। उनके लोग जनता के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं और विचारधारा को पुष्पित और पल्लवित कर रहे हैं। अगर कोई नाराजगी भी है स्थानीय सांसद के खिलाफ, मिनिस्टर के खिलाफ या किसी और से, तो जो भी लखनऊ दिल्ली से लोग जा रहे हैं मनाने की कोशिश है। वरना कोई कारण नहीं था कि 44-45 डिग्री में जब सर पे सूरज चमक रहा हो और आग बरसा रहा हो, धूप असहनीय हो, गर्मी असहनीय हो, एक राजनीतिक दल जनता के बीच चल पड़ा है। लेकिन बहनों भाइयों, सिर्फ बीजेपी ही नहीं कर रही है, कैच यहीं पे है। उसी तापमान में, उसी बरसती गर्मी आग में और उसी भीषण गर्मी के बीच समाजवादी पार्टी भी जनता के बीच उतरी हुई है। जिलों में एक एक लोकसभा सीट पे समाजवादी पार्टी अपने वर्कर्स को इकट्ठा करती है, वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को भी बुलाती है, उन्हें आदर और सम्मान और साथ में प्रशिक्षण कार्यक्रम की पिछला चुनाव हम यहां क्यों हारे थे, इसकी व्यापक समीक्षा। पार्टी के सभी जिम्मेदार लोग बुलाए जाते हैं और इस विपरीत मौसम में 2-2 दिन के डिस्कशंस चलते हैं। समाजवाद की विचारधारा को आरएसएस की विचारधारा के साथ कंपेयर करके बताया जाता है उनके ट्रेनिंग सेंटर्स में कि आपको काटना कैसे है जनता के बीच जाके, किन मुद्दों पे जनता क्या सवाल पूछेगी तो आपको जवाब क्या देना है। बुकलेट छपवाई गई है इसकी, जो कार्यकर्ताओं के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और उनको प्रॉपर क्लासेस ली जा रही हैं। एक एक सेक्टर प्रभारी से खुद अखिलेश यादव मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरह का काम शायद पहली बार कर रही है मुलायम सिंह यादव के एक्टिव पॉलिटिक्स से हटने के बाद। परिणाम खैर देखने वाले होंगे क्या परिणाम आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उनके स्टाइल से
आगे बढ़कर काम करने की कोशिश समाजवादी पार्टी कर रही है। और जो कभी नहीं करते थे आजकल तो वो भी करने लगे हैं। कौन? मायावती। उन्होंने अपने कैडर के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा चलो गांव की ओर। सारे कैडर से कहा सीधे गांव में जाओ, पब्लिक से मिलो, हमने जो काम किया था वो बताओ। विपक्ष में समाजवादी पार्टी या दूसरे दल जो सीट पर प्रभावी हैं उनकी गड़बड़ियां बताओ, और बहन जी क्यों जरूरी है ये उनको बताओ। तो बीएसपी का बहुत कैडर का बहुत बड़ा हिस्सा वो थोड़ा मीडिया में नहीं रहते हैं, क्योंकि मीडिया में वो आते नहीं हैं, लेकिन फील्ड पे उनका काम चल रहा है, नो डाउट अबाउट इट। इस पर कोई संदेह नहीं है कि बहुजन समाज पार्टी फील्ड में काम कर रही है, उनके कैडर फील्ड में जा रहे हैं। जनता कितना कन्विंस होगी ये कोई नहीं कह सकता, ना बीजेपी के लिए, ना सपा के लिए, ना बसपा के लिए, लेकिन जा रहे हैं, मिल रहे हैं। और इसी प्रचंड धूप में पश्चिम में जयंत चौधरी निकल रहे हैं, और इसी कड़ी धूप में ओम प्रकाश राजभर भी निकल रहे हैं, संजय निषाद भी निकल रहे हैं, महान दल वाले केशव देव मौर्य भी निकल रहे हैं। चुनाव को भले ही इस वक्त बहनों भाइयों 275 दिन बाकी हो, लेकिन इन्होंने जान की बाजी लगा दी है। और यही उत्तर प्रदेश को खास बनाती है, यही उत्तर प्रदेश की राजनीति है जिसके बारे में मैं लोगों से कहता हूँ सीखो। यहाँ के नेताओं का परिश्रम, उनका धैर्य और विपरीत हालात में भी चुनाव लड़ने का जज्बा। आज की परिचर्चा इसी विषय पे है, कुछ बयान सुन लें आप। आजादी के बाद 65-70 वर्षों में इस प्रकार का कार्य देश के अंदर नहीं हुआ था जो आज देखने को मिल रहा है। हाईवे के रूप में, वाटरवे के रूप में, एक्सप्रेस हाईवे के रूप में, जिलों के अंदर बाईपास के रूप में, ये सभी कार्य एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है, जो भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आज आगे बढ़ रहा है। ये नया शब्द कोई इजाद किया भारतीय जनता पार्टी ने। वो कह रहे हैं कि आपकी यात्रा 100 बिंदु के रास्ते पर जा रहे हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से बहुत शौक हैं, बस अब हार्ड होने की जरूरत है, हार्ड होने की। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी से हैं, सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हैं, शैलेंद्र दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में कनेक्ट होने के लिए। समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अभियान देखा है आपने आलोक जी, आपको करारा जवाब देने की बड़ी भरपूर तैयारी है, और आपकी हमेशा ये शिकायत रही है कि ये लोग फील्ड में नहीं जाते, घरों में रहते हैं। अब वो कुछ ज्यादा ही फील्ड में जा रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, हर दल को अपने योजना बनाने का अपना अधिकार है। श्रीमान अखिलेश यादव जी की अपनी योजनाएं होंगी, हम तो भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी देश के इस समय प्रधानमंत्री हैं, और जनता ने उनको दूसरी बार पहले से अधिक बहुमत देकर के सत्ता में लाए, और उन्होंने चरितार्थ किया है। एक गरीब के बेटे ने, पिछड़े समाज से आने वाले व्यक्ति ने आज गरीबों के को एक जो है रास्ता दिखाया है कि वह भी जो है हवाई चप्पल पहन करके जो है हवाई जहाज पे जा सकता है, वह भी जो है हवाई चप्पल पहन करके कहीं पर भी जो है किसी भी रेस्टोरेंट में, मॉल में जा करके अच्छे से अच्छा खाना खा सकता है। आज उसको संपन्न और सुविधाजनक जो है जिंदगी जीने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है जो रास्ता दिखाया है, उस पर आज वो चल रहा है। आज उसको घर की चिंता नहीं करनी है। 3.5 करोड़ से अधिक घर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको मालिक बनाया है। 12 करोड़ से अधिक जो है टॉयलेट्स बने हैं, जो हमारे जो छोटी छोटी बच्चियां थी जिनको अपमान सहना पड़ता था खुले में जाकर के, आज उनकी इज्जत बढ़ी है, इज्जत घर बना है। हमने देश को सुरक्षित रखा है, आतंकवाद की घटना जो है देश में नहीं होने दी। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर दंगा नहीं होने दिया है, अपराधियों को उनकी जगह पे रखा है। आज देश की जनता, प्रदेश की जनता आराम से रह सकती है। और साथ साथ मेरा ये कहना है कि ये देश का चुनाव है। समाजवादी पार्टी यूपी में 2 प्रयोग कर चुकी है, एक बार बसपा के साथ और एक बार कांग्रेस के साथ। उसको क्या मिला?
5 सीटों तक वो सीमित रही है और विधानसभा में भी वो हाशिए पर पहुंच गई थी। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर समाजवादी पार्टी के नेता श्रीमान अखिलेश यादव जी के प्रयासों से उन्हें सफलता मिल रही है। ये लोक जागरण अभियान जो समाजवादी पार्टी चला रही है और बीएसपी भी गांव-गांव जा रही है, जो कि उनके अपने कार्यशैली के विपरीत भी है, यानी इस गर्मी में जब लोग जनता के बीच जा रहे हैं, आपके 2-2 बार के कई सांसद हो चुके हैं, आपको एंटी इनकम्बेंसी भी तो फेस करनी है। कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है इस बार। और मैं आपको ये कहूंगा कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने आज इनको कम से कम अपने कार्यकर्ताओं को सुध लेने के लिए तो तैयार कर दिया है। रोज उकसाओगे तो आदमी क्यों नहीं, एक दिन तो बाहर आ ही जाएगा। ब्रजेश जी, चांदी की चम्मच पैदा लेके पैदा होने वाले लोग, व्हाइट हाउस जैसे महल में रहने वाले लोग, मर्सिडीज गाड़ी में इसमें बैठने वाले लोग, छुट्टियां मनाने के लिए लंदन जाने वाले लोग आज अगर जनता के बीच में जा रहे हैं तो उसका सिर्फ एक वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनको मजबूर कर दिया है कि जनता से दूर न रह करके जनता के बीच में जाए। लेकिन नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है दिल्ली में। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री पद देखना चाहती है। ओके, जेपी पांडे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, सिर्फ क्या ट्रेनिंग शिविर लगा के, कैंप शिविर लगा के, एक जिले में 2 दिन प्रशिक्षण कार्यक्रम करके आप बीजेपी का मुकाबला कर लेंगे? देखिए, हमारे पास तो स्वाभाविक रूप से नेताजी के संघर्षों की विरासत रही है और हमारा मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो उत्तर प्रदेश में एकमात्र ऐसा नेता है जो बूथ लेवल से लेके जिले के, गांव के एक छोटे से कार्यकर्ता का नाम लेके बुलाता है। क्योंकि हमारा कोई राष्ट्रीय, स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार कर लेने लायक है कि राष्ट्रीय स्तर पे उतना फैलाव हमारा नहीं है और हमारे यहाँ कोई भी कार्यकर्ता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लेता और रणनीतियाँ बनती रहती। संघर्ष ही हमारी विरासत है। तो ये प्रशिक्षण जहाँ तक सवाल है केवल इसके बल पे नहीं है, लेकिन ये जरूरी है कि चूंकि 24 का जो चुनाव है बहुत सन्निकट आ गया है, रणनीति सापेक्ष ही बनती है। सॉफ्ट हिंदुत्व तो क्या होता है? आजकल आपकी पार्टी बड़ा पुश कर रही है इस विषय को, और ये नैमिषारण्य में ट्रेनिंग का क्या मतलब है? ये बहुत अच्छा सवाल है। चूंकि रियल में अगर देखा जाए हिंदुत्व को अगर जितना ये लोग समझते हैं उसके बरक्स देखिए तो हिंदुत्व सॉफ्ट ही रहा है। चूंकि यूनेस्को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर 2007 में इस दुनिया का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद डिक्लेयर हुआ और वहीं डिक्लेयर कर दिया गया था, एक सद विप्रा बहुधा वदंती। मतलब इतना कहिए कि सॉफ्ट हिंदुत्व तो नहीं होगा तो और क्या होगा। दूसरी चीज ये है, यही ट्रेनिंग दी जा रही है। नहीं, हाँ मैं बता रहा हूँ, ट्रेनिंग हम ये दे रहे हैं कि हमें जिस धार्मिक नारों के नाम पे, जैसे ये जो 2022 में कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो हमें ये दिखाना है कि ये जो राम वाले लोग हैं अयोध्या में भगवान राम की जमीन लूटने वाले हैं, 2 करोड़ की जगह 18 करोड़ में बेच दिए। कोई बुकलेट छपवाया है इसकी? ये बुकलेट सारी है इसकी, सुनिए। और इनके राम राज्य में दूध की नदियां तो नहीं बह रही क्योंकि दाम बढ़ गया, लेकिन 4 गुना दारू जरूर बिक रहा है। और वो भी दारू बिकने का अगर आप रहस्य जानेंगे तो अभी तक केवल पुलिस स्टेट, माफिया स्टेट नहीं है, उत्तर प्रदेश एक तस्कर स्टेट है। आप चंदौली, बलिया, गाजीपुर, देवरिया बॉर्डर, मुझे बता रहे हो ये सब कहीं है, लिखे हो ये सब? बिल्कुल लिखा गया। ये जो बॉर्डर है हमारा, वहां औसतन खपत 4 गुना 10 गुना ज्यादा। गाय माता जिंदाबाद रहेगी, लेकिन जातिवाद से कैसे पीछा? सबसे ज्यादा स्लाटर हाउस आपके ऊपर चिपका हुआ है, आप कैसे कर पाओगे? इससे छूट कैसे? नहीं, अच्छा आप ये बताइए, अगर सामाजिक न्याय की मांग करना, दलितों और पिछड़ों को बराबरी हासिल करने की लड़ाई लड़ना जातिवाद है? इनका अगर उच्च सदन आप उठा के देख लीजिए, अगर ये कहते हैं कि हम गरीबों की रहनुमाई करते हैं, 1/3 33% राजपूत लोग हैं, कहाँ गए कुम्हार? या फिर पांडे जी देखो, मैं बता दूं, मैं जातिगत जनगणना के पक्ष में होनी चाहिए। मैं जाति जनगणना होनी चाहिए, अगर होती तो ये जो जिसका जो हक है उसे मिलना चाहिए हैं, कम से कम उनको सुदामा पटेल का नाम घोषित होगा बनारस में, और सबसे बड़े माफिया के परिवार की पत्नी उच्च सदन की शोभा बढ़ाएगी, तो ये पाखंड इनका दूर होगा। और जाति जनगणना होती तो कोई अति पिछड़े का बेटा बैठता उच्च सदन। ये लोक जागरण अभियान यही सब है जो आप हमसे बता रहे हो? नहीं, ये तो हकीकत है कि सामाजिक न्याय हमारी बुनियाद रही है, जाति जनगणना के पक्ष में हम हैं। और इनके जो पाखंड हैं, जो मतलब राम के नाम पे गोडसे का नाम है ना, इनके हमारे गांधी के नाम है, तो ये भारत में के ही नहीं केवल हर जगह होता रहा है। मतलब कहिए कि नबी के नवासे को भी अल्लाह अकबर करके ही कत्ल किया गया था। तो इकबाल साहब बड़ी अच्छी शायरी कहते थे
कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। तो ये गोडसे जो राम का नाम लेके गोडसे के महिमा गान अभी गिरिराज सिंह कर रहे थे, तो उसको भी पाखंड को उजागर करना, यही साफ हिंदुत्व है। शुक्रिया। सुरेंद्र राजपूत जी मेरे साथ मौजूद हैं। राजपूत जी, शुक्रिया आपका। अभी मैंने प्रस्तावना में इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दल इस बहुत भीषण गर्मी में, जब आसमान से सूरज आग उगल रहा हो, सब लोग मैदान में लड़ रहे हैं, अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने किले को बचाने और उसको विस्तारित करने की कोशिश कर रहे हैं। सब दिख रहे हैं, कांग्रेस नहीं दिख रही यूपी में। ब्रजेश भाई, आपकी बात में अपनी जगह कुछ सच्चाई भी होगी, क्योंकि ऐसा कोई कार्यक्रम हमने घोषित नहीं किया है। लेकिन हम पूरे देश में, जैसे आज ही आप देखिए श्रीमती प्रियंका गांधी जी जो हमारी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ी नर्मदा किनारे रैली करके आई हैं, आपके सामने है। अभी कर्नाटक का चुनाव हम लोगों ने जीता है। अब अगले आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में हम पूरी शक्ति से लड़ रहे हैं, 4 राज्यों के चुनाव के लिए। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी तैयारी नहीं कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। नहीं करना चाहता, मेरी मंशा ये नहीं है, लेकिन जबलपुर शायद मध्य प्रदेश में आता है। हाँ, मैंने तो कहा ना आपसे, मैंने तो उसके बाद शायद आपने पूरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव उसकी हम तैयारी में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए तो मैंने पहले ही कह दिया कि ऐसा कोई कार्यक्रम अभी हमने घोषित नहीं किया है, लेकिन हमारे जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष लगातार जमीनी स्तर पर मजबूत पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। ऐसा कार्यक्रम जल्दी ही हम लोग यहाँ पर भी वैसे मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाहता, लेकिन एक सवाल और करना चाहता हूँ कि ऐसा प्रतीत होता है कि आपने राजनीतिक वॉकओवर दे रखा है। ये आपकी गलतफहमी है। आने, जैसे कहते हैं ना कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। हमको कर्नाटक में भी यही कहा जा रहा था, हमें अभी मध्य प्रदेश में भी यही कहा जा रहा है, हमको राजस्थान में भी यही कहा जा रहा है। कर्नाटक में तो ऐसा तक कह दिया गया था कि फलाने वोट फलाने के, ढिमकाने वोट उसके, तो अब इनकी वोट वो हो जाएगी। क्या हुआ आपके सामने? मैं कर्नाटक और हिमाचल में भी यही कहा जा रहा था। राजनीतिक हालात आप उत्तर प्रदेश से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। न, बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन ये बात तो अपने आप में सच है ना। मैं तो आपसे पहले से ही, मैंने तो जो विशेष कार्यक्रम हमारे अन्य दलों ने जिनको चलाने का पूरा हक है, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके जो बाकी दोनों दल हैं वो प्रादेशिक स्तर पर अपना काम कर रहे हैं, उनका स्वागत। लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं। मायावती तक मैदान में उतर गई हैं उनके कार्यकर्ता, तो भी आपकी भुजाएं नहीं फड़कती, आपको अंदर से जोश नहीं आता। मायावती तो शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम तो आए हुए हैं ऑलरेडी मैदान में। आप बताइए इनमें से किस पार्टी के, किसी मतलब भारतीय जनता पार्टी हो, किसी ने 10 कदम चल के दिखाए हो तो बताइए। राहुल गांधी जी की अगर 4000 किलोमीटर की यात्रा आपको नहीं दिख रही है और सार्वदेशिक यात्रा नहीं दिख रही है, अभी एक यात्रा हम और करेंगे तो, लेकिन कुछ ऐसा आप नहीं कर रहे हो जिससे कि आलोक अवस्थी और उनकी पार्टी तनाव में आए, ये है, और विशेष तौर पर यूपी में नहीं। हाँ, मैं आलोक अवस्थी की और उनकी पार्टी तो तनाव में ऑलरेडी है। आज अमित शाह जी ने एक बड़ा मजेदार बयान दिया है। आज अमित शाह जी ने कहा है कि 2024 में मोदी जी नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री, तमिल को बनाएंगे प्रधानमंत्री। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई तमिल को 2024 में काहे बनाओगे, आज ही बना दो, मोदी जी को इस्तीफा दिलवाओ, अभी तमिल को प्रधानमंत्री बनवा दो किसी तमिल को। तो आज भारतीय जनता पार्टी फ्रैक्चर्ड हाउस है और भारतीय जनता क्या पार्टी आने वाले कुछ वक्त में ध्यान हटाने, आलोक जी रुकिएगा भी, क्या आने वाले कुछ वक्त में कांग्रेस कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम लेके विशेष तौर पर यूपी के लिए आएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पर पूरी तैयारी के साथ आएगी, पूरी ताकत के साथ आएगी, और हो सकता है वो प्रोग्राम हमारा कहीं पदयात्राओं से भी जुड़ा हुआ। थैंक यू, शुक्रिया। हम पूरी तरीके से तैयार हैं और आने वाली जितनी भी इवेंट को लेकर के हैं वो हम पूरी तरीके से, पूरी ताकत से लड़ेंगे। हमारा प्रदेश नेतृत्व भी पूरी तैयारी कर रहा है। कुछ क्लैरिफिकेशन आलोक अवस्थी देना चाहते हैं। आलोक जी सिर्फ 20 सेकंड दे पाएंगे आपको, बोलिए। ठीक है ब्रजेश जी, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के लिए बड़ी अचंभा करने वाली स्थिति रहती है जब वो मीडिया के सामने खड़े होते हैं
मैं पूछना चाहता हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आपका संगठन तो कहीं दिखता नहीं है। जिनको आपने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया, कावेरी जी को, उन्होंने बेचारों ने 2 जिला अध्यक्ष क्या बना दिए कि केंद्र की भ्रकुटी तन गई और 2 जिला अध्यक्ष कैंसिल कर दिए गए। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष की जब ये स्थिति या आपके प्रदेश में आपके नेताओं ने कर रखी है, तो आप किस तरीके से चुनावों में जाएंगे, ये एक से बड़ा सवाल। सर्वेश मिश्रा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। भाई बताइए, मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री रहेंगे कोई तमिल? अभी नेक्स्ट राउंड में आप लोगों को आपस में इंटरेक्ट करा देंगे। आए को अमित शाह से पूछ लो ना जाकर के तमिल को प्रधानमंत्री बनाने। सर्वेश मिश्रा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। सर्वेश राहुल जब आप देख रहे हैं, 1 मिनट आप लोग पर्सनल मत होइए प्लीज, अभी पहला राउंड चल रहा है। मैंने आपकी सहूलियत के लिए बात करा दी। नो पब्लिक इंटरेक्शन प्लीज, आप शांत हो। सर्वेश मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, जब आप देख रहे हैं बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, ये तीनों मैदान में हैं, तीनों इस भीषण गर्मी में जनता के बीच हैं। आम आदमी पार्टी दावे तो बड़े बड़े कर रही थी, लेकिन यूपी में इन दिनों आपका कोई कार्यक्रम तो मुझे चलता हुआ दिख नहीं रहा है। तो देश की सबसे नई पार्टी और तेजी से बढ़ती हुई पार्टी है, हर तरफ जा रहे हैं। और जहां इन भाजपाइयों की बातें देखिए, ये भाजपाई जितनी भी गलियों में घूमेंगे सिर्फ गालियां और गोलियों की बात करेंगे। ये जिन जिन गलियों में जाएंगे हिंदू और मुसलमान की बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जहां जहां जाएगी स्कूल और अस्पताल की बात करेगी। हम कहते हैं आप गलियों में आइए, रोजगार की बात करिए, स्कूल और अस्पताल की बात करिए, आप कितनी महंगाई कम करेंगे उसकी बात करिए। लेकिन 9 साल हो गए इस देश में, कुछ भी देखने को नहीं मिला। और सबसे ज्यादा नुकसान इसी हिंदू मुसलमान जब ये करते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान इन्होंने हिंदुओं का किया। इस देश हिंदुओं से रोजगार छीन लिया, हिंदू असुरक्षित है, बालिकाओं के किस तरीके से असुरक्षित हर तरफ महिलाएं होती जा रही हैं। तो पूरे देश में हम देख रहे हैं कि भाजपा अपने फर्जी हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर गली गली जा रही है। तो इनकी कोई काट है आपके पास? निश्चित रूप से काट है। आप देखिए, जहां दिल्ली में आते हैं इनके सभी एजेंडे फेल हो जाते हैं। जहां आम आदमी पार्टी जहां आम आदमी पार्टी जाती है इनके एजेंडे को फेल कर देती है। हमने हर एक जगह इन्होंने जहां जहां फर्जी एजेंडा फैला रखा है वहां जा रहा है। अब पूरे देश में इस बार भी अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के बैनर तले एक फैक्ट आपको याद दिलाना चाहता हूं, दिल्ली में पार्लियामेंट की 7 में 7 सीट बीजेपी जीती है। आप निश्चित तौर पे देखिएगा, अरविंद केजरीवाल जी का पूरे देश में दौरा चल रहा है। हम लोग काले अध्यादेश के खिलाफ पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरा विपक्ष मिलकर इस बार आईना भी दिखाएगा इनको। और सब लोग एक साथ कह रहे हैं कि जिस तरीके की तानाशाही चल रही है, संविधान को नहीं मानने वाली, न्यायालय को नहीं मानने वाली, आपका जो भी पॉलिटिकल कार्यक्रम है वो अध्यादेश के इर्द गिर्द है, करेक्ट? हमारा जो भी पॉलिटिकल कार्यक्रम है तानाशाही के खिलाफ है, भारत संविधान के पक्ष में है, इस देश में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के तानाशाही को खत्म करने के खिलाफ। ओके, शैलेंद्र दुबे मुझे दिल्ली स्टूडियो से ज्वाइन कर चुके हैं, जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। शैलेंद्र जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त जिस तरह तीनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने कैडर को पब्लिक के बीच मूव किया है, बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी, आने वाले दिनों में इसका आप क्या असर यूपी की राजनीति में देखना चाहेंगे या देखते हैं? दूसरा विषय, बीजेपी के जो अलाइंस पार्टनर हैं और समाजवादी पार्टी के जो अलाइंस पार्टनर हैं, इसमें कुछ वृद्धि होगी या इनके इस अभियान का कोई पॉलिटिकल फ़ायदा इन्हें मिलेगा या सिर्फ ये दस्तूरी काम है? देखिए मिश्रा जी, ऐसा है, चुनाव नज़दीक है, अब बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है और इस तरह की जो प्रक्रिया का पालन सारे राजनीतिक दल करते हुए आपको दिखाई देंगे, करना भी चाहिए, क्योंकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है और स्पेशली जब आप लगातार 2 चुनाव हार चुके हों। मैं बात करना चाहूँगा 2014 और 2019 की, तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न खड़ा हो जाता है विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं को लेकर, उनके जो है मनोबल को लेकर, कि यदि आपने तैयारी ढंग से नहीं की तो फिर आप जो किस तरह से जो है चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहेंगे, चाहे वो पार्टी के कार्यक्रम हों या नीतियां हों या जो है जन समर्थन है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आप चुनावी राजनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है संख्या बल की। जब तक आपके प्रतिनिधि चुनकर किसी भी सदन के सदस्य बनकर नहीं आते हैं, तो चाहे आपकी नीतियां, चाहे आपके कार्यक्रम, चाहे आपका जन जागरण अभियान कितना भी जो है प्रभावी हो, लेकिन जब तक उसका परिणाम सकारात्मक नहीं मिलता तब तक उसको जो है हम एक पॉजिटिव काउंट में नहीं ले सकते। तो इस तरह की चीज़ें होंगी और होनी भी चाहिए। लेकिन अगर मैं आकलन करना चाहूँगा कि इसका प्रभाव कितना पड़ेगा, तो जैसा कि आपने कहा, हर चुनाव जो है ना अलग होता है, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग होती हैं।
चाहे वो लोकल बॉडी के मैं इलेक्शंस दो, हो, आपके चाहे वो जो है समक्ष राज्यों के situation विधानसभा प्रस्तुत चुनाव करता हूं, दो हो, situation। और चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो। यूपी 80 पार्लियामेंट्री सीट्स का स्टेट है, बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर हाउस है यूपी। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली की गद्दी जिसको मिलेगी, जिसको भी ताकत मिलेगी, वो यूपी से ही मिलेगी। बीजेपी अभी जहाँ पर है, अगर विपक्ष उसको और पीछे धकेलने में और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हथियाने में कामयाब रहता है तो बीजेपी की दिल्ली की दावेदारी कितनी प्रभावित होगी। और दूसरा, अगर बीजेपी यहाँ पर विपक्ष को भी किनारे करते हुए और 2014 से भी ज़्यादा का परफॉर्मेंस कर ले गई तो दिल्ली का रास्ता उनके लिए कितना आसान होगा। जो उनको साउथ में दूसरी जगह नुकसान हो रहा है उसकी कितनी भरपाई होगी। दोनों प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न जो आपने रखा कि अगर विपक्ष अपनी मजबूती के साथ दावेदारी प्रस्तुत करता है, सीट्स जो उनको अच्छी संख्या में मिलती हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जो बीजेपी का बहुमत का आंकड़ा है उसमें कहीं ना कहीं जो असर तो दिखाई देगा ही। उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो 543 की संख्या है उसमें 80 की संख्या जो है बहुत ही काउंटेबल है और वो हर दल के लिए है। स्पेशली जैसे कांग्रेस हो गई जो कि राष्ट्रीय दल है, और क्षेत्रीय दल में समाजवादी पार्टी और जो बहुजन समाज पार्टी भले ही वो राष्ट्रीय दल है, लेकिन उनका उस संख्या के आधार पर उस तरह का जो है प्रेजेंस जो पूरा पैन इंडिया उस तरह का नहीं है, तो उसका असर तो दिखाई देगा। लेकिन जो दूसरा प्रश्न आपने किया है कि अगर भाजपा अपनी टैली जो पहले थी उसकी पुनरावृत्ति करती है या उससे अधिक संख्या बल जो है प्राप्त करती है तो फिर क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि फिर विपक्षी दलों के लिए लॉसेस हैं वो बचने वाला मेरे ख्याल से पूरे कर देखिए लेंगे। जो जितने भी नहीं ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, अभी अगर मैं 2019 जो आम चुनाव था उससे पहले जो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए थे, कांग्रेस ने भाजपा को जो है तीनों राज्यों में हराया था, चाहे वो राजस्थान रहा हो, छत्तीसगढ़ रहा हो या मध्य प्रदेश रहा हो। लेकिन उसके बाद आम चुनाव होता है, 6 महीने के बाद क्या पोजीशन हुई, वहां पर जो है बीजेपी ने हम असेंबली सेगमेंट को पार्लियामेंट्री सेगमेंट से कंपेयर नहीं कर सकते, वो एकदम अलग हैं। बिल्कुल नहीं। उसका कारण है, देखिए 2 चुनाव जब जनता के द्वारा जब जो फेस किए जाते हैं, चाहे लोकल बॉडी के चुनाव हो, उसके बाद जो है असेंबली इलेक्शंस हो, तो उसके बाद फिर जनता देखती है कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो पूरे देश को एक स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इस जनता के द्वारा 1996 का भी एग्जाम्पल सामने रहा है और बात का उससे पहले जो है 77 का भी एग्जाम्पल देखा है जनता ने, जो तो जनता 89 का भी देखा है। ये बीजेपी तो जनता जो है एग्जाम्पल्स को देख चुकी है, जो वक्त पड़ने पर उनके साथ खड़े हो सकते हैं। आप बीजू जनता दल देख लीजिए, बहुत बदलाव है। आप जगनमोहन रेड्डी की पार्टी देख लीजिए, आप चंद्रबाबू नायडू देख लीजिए, जो भी इनमें से जीत के आएगा वो बीजेपी को ही फायदा देगा या बीजेपी के साथ ही वो पार्टनरशिप करेगा। एक और बड़ी बात कह दूं मिश्रा जी, मेरा जो व्यक्तिगत आंकलन है, देखिए क्या है कि जो इन आप स्टेट की बात कर रहे हैं, चाहे उड़ीसा हो या फिर आपका जो आंध्र प्रदेश हो या फिर जो तमिलनाडु हो, मेरा ये व्यक्तिगत आंकलन ये कहता है कि इस चुनाव में रीजनल जो ये फोर्सेस हैं वहां पर उनकी टैली आपको कम होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अभी तक क्या था, 2014 का चुनाव था तो वहां पे किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाजपा जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत लेने जा रही है। मैं डिबेट के दूसरे जितने भी क्षेत्रीय दल थे आपके बाकी विचारों को सम्मिलित प्रोजेक्ट कर रहे थे नेता के, भाई ये प्रधानमंत्री की दावेदारी कर सकते हैं। थैंक यू। वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के इस वक्त मैसिव ग्राउंड कैंपेन चल रहे हैं। बीजेपी, समाजवादी पार्टी का तो विजिबल है, बीएसपी भी अपने कैडर्स को मूव कर चुकी है। इसका क्या इम्पैक्ट है और अचानक से जून के महीने में इस तपती गर्मी में पूरी रिसोर्स को इन लोगों ने मोबिलाइज कर रखा है? कारण देखिए, पार्टियां तो सब काम करती हैं और दावा करती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत और वोट बैंक 2 दलों में बटा हुआ है। एक बीजेपी है और एक बीजेपी के खिलाफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी। और विधानसभा के चुनाव में आपने देखा कि कांग्रेस के पास 2 विधायक है और बसपा के पास 1। तो वोट का इसी तरह का जो समीकरण चल रहा है वो ये साफ है कि जो आने वाला लोकसभा चुनाव है उसमें इन दोनों दलों को तैयारियां ज़्यादा करनी है, क्योंकि इनके ज़्यादा स्टेक लगा है और ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव इसलिए बड़ा हो जाता है कि मोदी 10 साल सरकार में पूरे कर लेंगे। वो बीजेपी के इकलौते ऐसे नेता होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, अगर वो तीसरा चुनाव जीतते हैं तो एक लॉन्गेस्ट टेन्योर तक रहने वाले प्रधानमंत्री विपक्ष के बनेंगे। शायद पता नहीं उनका आने वाला वक्त में कोई ये रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि
बीजेपी उनको देश के श्रेष्ठ प्रधानमंत्रियों में शुमार करती है, लेकिन मोदी के इस इतिहास को बनाने में उत्तर प्रदेश का बड़ा रोल होगा। उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं वो ये तय करेंगी कि केंद्र में किस तरह की सरकार बनेगी, और बीजेपी को भी सर्वाधिक उम्मीद इसी उत्तर प्रदेश से है। वो जानती है कि यहाँ पर हर तरह से सीटें आनी चाहिए। पिछली बार करीब 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी और मायावती का गठबंधन जीता था, और बीजेपी को 2014 के मुकाबले सीटें कम हुई थी, लेकिन 65 सीटें करीब वो जीते थे। तो 65 कम नहीं होता, लेकिन उन्होंने इस बार 75 प्लस का लक्ष्य दिया है। अब बात आती है कि ये लोग दोपहरी में जा रहे हैं और दोनों धार्मिक एजेंडे पे काम कर रहे हैं। बीजेपी तो खैर पहले से पेटेंट है कि भाई हिंदुत्व, धर्म, कर्म ये सब हमारा है, लेकिन अखिलेश यादव भी आजकल घूम के नीमसार से लेके और तमाम धार्मिक स्थलों पर मत्था टेक रहे हैं। तो ये जो धार्मिक स्थितियां बनी है, ये तो स्वाभाविक है कि बहुतायत में बहुसंख्यक वर्ग है, उनके वोट लेने के लिए करना है ये सब। लेकिन मायावती के अलग चुनाव लड़ने का ऐलान भाजपा को बहुत राहत देता है, उसको खुशी देता है कि एक जो सबसे बड़ा गठबंधन उनके सामने आ सकता था, अभी उसकी संभावना नहीं दिखती। और जब विपक्ष बिखरा होगा तो इसका सीधा लाभ बीजेपी को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये एक बड़ी जो चुनौती उनके सामने आती विपक्षी एकजुटता से, वो खत्म हुई है, या कह लीजिए कि थोड़ा से राहत मिली है। बात आती है कि सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है, हार्ड हिंदुत्व क्या है। वैसे दुनिया का कोई धर्म हार्ड तो कहीं दिखता नहीं है, उसने हमेशा मानवता की बात की है। और वो सॉफ्ट हिंदुत्व हो या सॉफ्ट ह्यूमैनिटी हो या जो मानने वाला हो जिस धर्म का। लेकिन इस प्रदेश में चूंकि राम मंदिर बन रहा है, बीजेपी का एक बहुत बड़ा एजेंडा रहा है। परिवर्तन एक यात्रा बताया जा रहा है कि लोक जागरण के माध्यम से चलाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता उसमें पसीना बहा रहे हैं। इस देश में बहुत सारी यात्राएं, रथ यात्राएं जागरण की चलती रहती हैं, लेकिन आज़ाद भारत के इतिहास में लाल किस अडवाणी से बड़ी रथ यात्रा और जिसने पूरे देश में परिवर्तन लाया, शायद कोई इतनी बड़ी यात्रा निकली हो। उस यात्रा ने बीजेपी के पूरे भविष्य को बदल दिया और आज वो शीर्ष पर पहुंच गई जमीन से उठकर। तो यात्राएं फायदा देती हैं, लोक जागरण के माध्यम से जनता के बीच आपकी बात को पहुंचती है और लोग सोचते हैं, विचार करते हैं। एक सशक्त माध्यम है और सियासत में बहुत लोगों को इससे संजीवनी भी मिली है। अब ये देखना होगा कि यूपी के परिप्रेक्ष्य में इसका क्या रिजल्ट आता है। ब्रजेश जी, मोदी और योगी के मुकाबले विपक्ष में ऐसा कोई मास लीडर नहीं है। अखिलेश यादव एकमात्र चेहरा है जिनके पास भीड़ है, उनको लोग सड़कों पर देखने के लिए, सुनने के लिए उतरते हैं। वो एक मास लीडर जरूर हैं, लेकिन उनके पास संगठन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं है जो बीजेपी के पास है। और चुनाव सत्ता तो संगठन के दम पर ही हासिल की जाती है, इसीलिए कहते हैं लोग कि संगठन बड़ा होता है, सरकार छोटी होती है। अब वहाँ पर कितना काम ये कर पाएगी समाजवादी पार्टी, ये देखना होगा, क्योंकि अभी मोदी की रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, योगी की रैलियाँ शुरू हो जाएंगी, तो उनको टक्कर देने के लिए उतना आसान नहीं होगा। कांग्रेस के पास मैंने बताया कि देखिए संगठन पहले भी उतना कमज़ोर था, आज भी उनके पास संगठन उतना मजबूत नहीं है। यूपी में अगर वो भ्रम में रहेंगे, अकेले भी लड़ना चाहे रास्ते खुले हैं, गठबंधन में लड़ें तब भी, लेकिन एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है। राजभर के बेटे की शादी को प्रधानमंत्री ने बधाई दी है और शादी के साथ साथ पार्टी में शामिल होने का भी आप इसे आमंत्रण मान सकते हैं। तो ये बहुत कुछ चीज़ें बीजेपी के पक्ष में जाएंगी। बहरहाल सियासत में कोई अस्थाई चरित्र नहीं है लोगों का, नेताओं का। अभी चुनाव आ रहा है, अभी बहुत सारे लोग बीजेपी में शामिल होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट नेता हैं, वो पार्टियों में लोग टूटते रहते हैं और विपक्ष तो आपस में लड़ने में, भिड़ने में व्यस्त है। हाँ, आम आदमी पार्टी थोड़ा उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई है, लेकिन अभी उसको काफ़ी रास्ता तय करना है। अभी केजरीवाल दिल्ली में फंसे हुए हैं,
वहाँ पर पहले एलजी वाला मामला चल रहा है, अब कोर्ट खुले तो रिजल्ट आए। बहरहाल सुनिएगा कि जज्बातों में बहने का अब जमाना चला गया। अब तो जो सौदा करने में माहिर होता है वही खुश होता है। वसीम बरेलवी ने लिखा है विपक्ष के हालातों पर जी कि कोई टूटी शिकस्ती ही बगावत पर उतर आए तो कुछ दिन को ये तूफान सर उठाना भूल जाते हैं, और जिन्हें आपस में टकराने से ही फुर्सत नहीं मिलती उन्हीं शाखों के पत्ते लहलहाना भूल जाते हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और जानकारी हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक अवस्थी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आलोक जी, 90s के एरा में मुझे याद है कि जिस वक्त मंडल वर्सेस मंदिर का आंदोलन चला, मुद्दा चला और उत्तर प्रदेश की पूरी राजनीति बदल गई। अभी भी अगले चुनाव में ऐसा प्रतीत होता है कि राम मंदिर का मुद्दा अगर है तो उसके साथ साथ जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय ये भी एक बड़ा मुद्दा होगा। क्या ये मंदिर वर्सेस कमंडल की वापसी है? आप ऐसा मानते हैं? नहीं ब्रजेश जी, दोनों में बहुत अंतर है। आज ये गर्व की बात है कि आज देश में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। जितनी भी नकारात्मक शक्तियां थी उन सबको पछाड़ करके आज वह मंदिर भव्य रूप ले रहा है और इस साल के अंत तक उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। ये हम सबके लिए गर्व की बात है। जिन रामद्रोहियों ने विरोध किया था उनकी गति आप देख ही रहे हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है। और जहां तक की बात है सामाजिक समरसता की बात, और हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है गरीब कल्याण। हमने सामाजिक समरसता को देखते हुए गरीब कल्याण के माध्यम से हमने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। आज गरीबों के स्वास्थ्य के बारे में कोई चिंता नहीं करता था। आज 50 करोड़ लोग इस पर लाभान्वित है कि उनको 5 लाख का बीमा है, वो जाकर इलाज कर सकते हैं बड़े से बड़े अस्पताल में। कभी कोई किसी सरकार ने जो है व्यवस्था नहीं करी थी। घर पे हर घर में नल पहुंचाने की योजना है। 12 करोड़ घरों में हम नल पहुंचा चुके हैं। सड़कों की कोई संजाल नहीं था। हम 78,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना चुके। आज आप कहीं भी चले जाइए, लखनऊ से निकलिए, दिल्ली से निकलिए, किसी छोटे छोटे शहर से निकलिए, चकाचक आपको हाईवे मिलेंगे। आपका समय बचता है, गाड़ियों की टूट-फूट बचती है और सारी चीजें बनती हैं। आज एम्स बने, 12 नए एम्स बने। आजादी के 70 साल में और इधर जो ये 9 साल में डबल हमने जो है काम किया है। 9 IIT बनाए हैं, 9 IIM बनाए हैं। आजादी के पहले भी 9 ही बने थे और IIM भी जो है 9 ही बन पाए थे। हमने उनको 18 की संख्या पे देख गए हैं। हमने जो है 370 को हटाया है। देश में जो 2 कानून चल रहे थे, 2 प्रधानमंत्री चल रहे थे, उसको खत्म करके आज 370। लेकिन सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय को लेकर भी आपका स्टैंड क्लियर होना चाहिए। हाँ, निश्चित बात है, सामाजिक न्याय के लिए स्टैंड हमारा क्लियर है। आज जो ये योजना है, ये गरीब कल्याण की योजना गरीबों के लिए है। सभी वर्गों के लोग आ रहे हैं, सभी धर्मों के लोग आ रहे हैं। कहीं कोई बांट छाट के नहीं देखा गया है। समाजवादी पार्टी का भी इतिहास देखा है कि वह आते तो सबके वोटों से थे, लेकिन जब देने की बारी आती थी तो चुन चुन करके अपने लोगों को ही देखते थे। पूरा परकुनबा ही जो है उनका पनपता था। अपने लोगों से आपका क्या ताल्लुक है? तो स्वजातीय बनते थे। अपने लोगों से आपका क्या मतलब है? अपने लोग का क्या मतलब है? बता रहा हूं, 5 भर्ती बोर्ड बनाए थे समाजवादी पार्टी सरकार में। स्वजाती उसके अध्यक्ष थे और उन स्वजातियों ने ऐसा करप्शन किया था, ऐसा बंदरबाट किया था कि माननीय हाईकोर्ट ने उन 5 भर्ती बोर्ड को रद्द कर दिया था और एक अध्यक्ष के खिलाफ, अनिल यादव के खिलाफ CBI इंक्वायरी करी थी। तो यह समाजवादी पार्टी। आपका कहने का मतलब है सत्ता में आते हैं तो ये जातिवाद करते हैं, यही कहना चाहते हैं? निश्चित जातिवाद में नहीं, सिर्फ बिरादरीवाद करते हैं। उसमें भी खाली परिवार, बिरादरी जाति एक ही बात है। नहीं, जातियों को अगर देते तो जिन खाली आपने कहा चुन चुन के यादवों को बैठाते हैं, मतलब जातिवादी, यही ना? आप बताइए ना, 5 भर्ती बोर्ड है और 5 भर्ती बोर्ड के स्वजातीय जो है अध्यक्ष होंगे। ओके, क्या और अन्य जातियां नहीं है? आप जेपी पांडे को एक्सप्लेन करने दीजिए। जेपी पांडे, जब ताकत मिली आप जातिवादी हुए, अब एक्सप्लेन करिए कि आप जातिवादी क्यों नहीं है, आप बताइए। हम अगर सामाजिक न्याय के लिहाज से दलितों पिछड़ों की बराबरी मांग करते हैं तो जातिवादी होते हैं। और ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लोग हैं। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय। अवस्थी जी प्लीज, अवस्थी जी नो प्लीज, अरे सुन लीजिए, नो प्लीज, बोलिए पांडे जी, बोलो पांडे जी, गो। 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में। 5 पे सिर्फ एक जाति, बाबा जी के जाति के वाइस चांसलर हैं। और वो वाइस चांसलर कितने निरपेक्ष रूप से काम कर रहे हैं। बादा में 15 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती हुई, 11 बाबा के सजाती हुए, और बाकी थाने जिले पे नियुक्ति को तो आप भी जानते हैं। रोज रोज हम लोग आप ये बाबा पर आरोप लगा रहे हो कि बीजेपी पे? नहीं,
मुख्यमंत्री वो है, ये तो आलोक जोशी भाई, अरे ये आलोक अवस्थी भाई भी पीड़ित है। अगर ये आलोक सिंह होते तो ये उच्च सदन में रहते। ये जितने वरिष्ठ व्यक्ति हैं बेचारे, स्वाभाविक है कि इनकी तो हिम्मत नहीं है। अरे ब्रिजेश पाठक ट्वीट नहीं कर पाए, जिस हरिशंकर तिवारी के बल पे आपकी सरकार बनी थी उनकी हैसियत नहीं थी ट्वीट कर दे। और सुनिए, और ये अमृतकाल की बात करते हैं ब्रिजेश जी, बड़ी बात मैं कर रहा हूँ, ये अमृतकाल की बात करते हैं। बलिया को अगर बागी बलिया कहा जाता है तो चीतू पांडे के कारण, और बाबा जी का आलोक जी सुनने की क्षमता ज्ञान बढ़ेगा, उम्र बढ़ जाने से ज्ञान। पांडे जी कंप्लीट करो भाई, सुन लीजिए, बलिया को बागी बलिया कहा जाता है चीतू पांडे के कारण। वो किसी जाति के मोहताज नहीं थे, लेकिन बाबा जी का दबाव इतना है कि उनके आगे पांडे लगा है। किसी मंत्री की औकात नहीं भाजपा की पूरे 9 साल में जो माल्यार्पण कर दिया हो। बात कर रहे हैं यहाँ की ये जातिवाद हम फैलाते हैं। अरे आप तो ब्राह्मणों को नहीं छोड़ रहे, दलित पिछड़े तो आप जब मुख्यमंत्री की कुर्सी पे गंगा जल डाल रहे हैं तो आपकी मनुवादी सोच पता चल रही है। आप कह रहे हैं कि आप जाति पिछड़ा नहीं देखते, आप हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं। तो आप कमंडल का दौर लाना चाहते हैं, मंडल वर्सेस कमंडल टाइप। आप कह रहे हैं कि एनएच एक्सप्रेस वे बताइए कि 83% जनता जिला सड़कों पे चलती है, और जिला सड़कों पे गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है पता नहीं। आप पता नहीं कौन इंडिया की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर आपका किसके लिए बन रहा है? आप एम्स में कौन जाता है? 1 लाख पे 13 जिला हॉस्पिटल में बेड है, तो जिला अस्पताल की दशा क्या है? और जिला सड़कों की दशा क्या है? एक्सप्रेस वे पे चलता कौन है? आप हवाई जहाज का मजाक उड़ा रहे हैं। यहाँ जनरल बोगी में 27 रुपया प्रतिदिन की आमदनी। पांडे जी इस बात से सहमत तो कह रहे हैं हवाई जहाज से हवाई चप्पल वाला चल रहा है, हेलीकॉप्टर से। पांडे जी आप तो टिफिन में पनीर दिखा के 6 लाख की कुल कुपोषित आबादी में 4 लाख जो कुपोषित हैं उत्तर प्रदेश के बच्चों का। अच्छा, ये टिफिन खा रहे हैं तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? खा रहे हैं टिफिन, अपने घर से ला रहे हैं। अरे बात नहीं है, गांधी जी कहते थे कि अगर आप सार्वजनिक नेतृत्व कर रहे हैं तो आप अमीरी मत दिखाइए। जिस प्रदेश में सबसे, एक सेकंड भाई आलोक जी, सबसे ज्यादा अभी तो आप ही छीने ले रहे हो, इनका बोलने दो। टिफिन में मतलब 5 सितारा अगर ये टिफिन देखो, एक सेकंड पांडे जी, ये गरीबी का मजाक है। पांडे जी ये घर से अपना टिफिन बना के लाते हैं, रखते हैं, इकट्ठे खा लेते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी के छीन के खा रहे हो, इसमें क्या प्रॉब्लम है? टेलीविजन पे 5 सितारा होटल का व्यंजन आ रहा है, पनीर दिखाई जा रही है। स्मृति ईरानी जी ने इस सदन में बताया था कि उत्तर प्रदेश में कुल भारत के 9 लाख में 4 लाख सबसे कुपोषित बच्चे हैं, तो उन बच्चों का थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी को बुलाया जाए, धन्यवाद। सुरेंद्र राजपूत जी, क्या आपको भी ऐसा प्रतीत होता है कि ये मंडल वर्सेस कमंडल का दौर फिर से लौट रहा है, दूसरे तरह से लौट रहा है, उस तरह से न लौट के, ऐसा कुछ है? देखिए 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद अपनी घोषणा की थी कि जातीय जनगणना हम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना से पलट गई। ये अपने आप में द्योतक है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट घरानों की पार्टी है। अभी इन्होंने कहा, आलोक भाई बड़े सीनियर आदमी हैं, इन्होंने कहा कि साहब हवाई चप्पल वाला जो है, अभी 3 दिन पहले वो हवाई जहाज में टहल सकता है। अभी 3 दिन पहले ब्रजेश भाई आप से चर्चा, 3-4 दिन पहले 56,000 रुपये का टिकट था लखनऊ से भुवनेश्वर का, सॉरी दिल्ली से भुवनेश्वर का। बंबई से भुवनेश्वर का 36,000 का टिकट था। लखनऊ से दिल्ली का टिकट कितना था वो आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने। हवाई चप्पल वाला ले पाएगा 56,000 रुपये का टिकट। दूसरी बातें भी आलोक अवस्थी जी और पूरी भाजपा झूठ पे झूठ बोलती है, कहती हमने इतने IIM बना दिए, इतने एम्स बना दिए, इतने जो है हमने वो IIT बना दिए। अरे नाम बताइए ना कौन कौन से बनाए, कौन सा आपने स्वयं एक अकेला अपना बनाया हो। तो जानते हैं क्या आता है, पुराने डिग्री कॉलेजेस, तो पुराने कॉलेजेस का नाम नया, ये कहना आज से इसका नाम फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया, आज से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, नया नगर बना दिया। अरे नाम बताइए ना, एक IIT और एक एम्स और एक विश्वविद्यालय का बोर्ड है, उन दोनों को बात करनी है। एक जिला अस्पताल को आप एम्स बना देंगे। दूसरी बात बोलने की मर्यादा होती है, आप उसको तोड़ के बैठ गए। अभी आपको मतलब ये आप कह रहे हैं कि नाम बदल करके IIT और IIM चिल्ला रहे थे, अरे IIT होती है, 1,000 करोड़ का खर्चा होता है एक IIT के ऊपर, एक IIM के ऊपर। अरे तो उनको 2-4 नाम बताओ ना आलोक जी, आलोक जी इनको 2-4 नाम बता के इनका मुंह बंद कर दो, एक आप नाम बताओ, इनका मुंह बंद कर दो 2-4 नाम बता के। जो है लूटने वाले, देश को लूटने वाले, आज जो है अरे एक नाम बताओ आलोक अवस्थी, वहाँ नर्मदा जी एक नाम बताओ, कर रही है, झूठ पे झूठ। इनको 3-4 नाम बता के सुरेंद्र राजपूत का मुंह बंद कर दो। 3-4 नाम बताओ आप इनको, एक नाम बताइए, एक नाम तो ये किस तरह का छद्म जो है बताइए ना। बजरंग बली पे
पहुंच गए। ये गांव गदा पड़ेगी कांग्रेस बजरंग बनी बली हुई है की। कि आरती और खत्म बहुत जोर की गदा पहले पड़ेगी, अपना आरती श्रीलंका लेकर में के चुनाव खुद लड़ना देवी पड़ेगा। बन गई है अपनी, वो खुद जो है अपनी सुन आरती ले लीजिए, रही है। श्रीलंका अरे में पहले जाके महान नर्मदा को चुनाव लड़ना आरती दी पड़ेगा, जाती बजरंग है, बली गदा पहले पड़ेगी। जिनकी आरती होती है अमित उनको शाह दी भाई जाती है। आलोक जी एक आरती सेकंड, बज रही है। एक सेकंड रुकिए। तो इनसे पूछिए आरती क्यों लेके चले गए? एक नाम बताओ, एक नाम ब्रजेश बताओ। जी, IIT, IIM, ब्रजेश जी, एक नाम बताओ जो नया बनाया, इनसे जिसका पूछिए, शिलान्यास किया हो, इनसे और पूछिए जिसका इनके उद्घाटन नेता किया हो। कहाँ हैं? झूठ बोलते हैं। खाबरी एक दलित को इन्होंने हिमाचल में कहते हैं कि हमने बनाया, जमीन तक अभी गड्ढे में पड़ी। अरे इतनी क्या है, चिंतित है खाबरी जी के लिए? उनको जो है अच्छा एक सेकंड भाई आलोक अवस्थी जी, अरे एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र जी दोनों लोग शांत होइए। भाई सुरेंद्र जी, आलोक अवस्थी बड़ी पीड़ा में है, पहली चरण में भी दूसरे चरण में भी काफी पीड़ा में है कि खाबरी जी को कम इज्जत दे रहे हो, तो थोड़ा वो बताओ ये क्यों इतनी पीड़ा में है। एक सेकंड रुको अवस्थी जी, अब वो बता रहे हैं आपकी पीड़ा का निराकरण। बोलो भाई राजपूत जी, क्यों इतनी बेइज्जती हो रही है उनकी? क्या खाबरी जी हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, उन्होंने कोई इनको शिकायत की हो तो मैं तुरंत उसका निवारण करूंगा, नंबर एक। लेकिन अगर इनमें हैसियत है, हिम्मत है और हौसला है तो एक IIT और एक एम्स का नाम बताएं जो इन्होंने शिलान्यास किया हो और जिसका इन्होंने उद्घाटन किया। बताते 70-9 साल में इतने झूठे हैं प्रदेश के बारे में बताओ। 50 जो मेडिकल कॉलेज है, किस मेडिकल कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ रहा है और किस मेडिकल कॉलेज में मेरा बच्चा पढ़ रहा है, बताइए ना। अरे एक मेडिकल कॉलेज बताइए उत्तर प्रदेश में, दिखा करके। थैंक यू, धन्यवाद। थोड़ी देर बाद आप आदमी के पुरखे बंदर के पहुंच जाओगे। धन्यवाद कर रही है धन्यवाद। अरे प्रियंका वाड्रा छोड़िए, एक नाम बताइए आलोक अवस्थी। 2% वोट शेयर आपका है आज, आपका खाता तक नहीं खुल पाया कहीं पे। ये झूठा प्रपंच नहीं चल पाएगा। आपकी कांग्रेस ने, प्रियंका वाड्रा ने आपकी करी है। प्रदेश की जनता जानती है, थैंक यू, धन्यवाद। भ्रष्टाचारी है, मत लड़िए आपस में। सर्वेश मिश्रा दीजिए नाम, बताइए नाम। क्या मंडल कमंडल के दौर में आपका क्या काम है? एक चिकित्सा विश्वविद्यालय, एक सेकंड, तीनों लोग रुक जाओ भाई। अब थोड़ा आम आदमी पार्टी वाले बोल लो, थोड़ा आप लोग पानी उनी पी लो, नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार रहो। हाँ सर्वेश मिश्रा, जब मंडल और कमंडल की पॉलिटिक्स हो रही है, आपके लिए कोई जगह नहीं है। पानी पीजिए, थोड़ा गर्मी बहुत है। पाड़े जी थोड़ा पानी पियो, ठीक है। हाँ। जो भी इस देश के लिए काम करना चाहता है, हर एक उस पार्टी के लिए जगह। देखिए अभी कैसे भारतीय जनता पार्टी एक स्कूल और एक विश्वविद्यालय, एक IIT और एक IIM का नाम नहीं बता पा रहे। दरअसल भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी नहीं है, ये झूठ बोलने, धोखा देने, जनता को गुमराह करने का एक संगठित समूह है। एक तरफ तो कहते हैं कि हम सामाजिक न्याय का समर्थन करेंगे, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना पे भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं कराएंगे। ये चुनाव से पहले कहते हैं कि हम 15-15 लाख दे देंगे, चुनाव के बाद कहते हैं जुमला है। चुनाव से पहले कहते हैं 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, और ये ऐसे 8 साल में 7.5 लाख रोजगार देते हैं, पार्लियामेंट में बोलते हैं। ये पहले ये नोटबंदी करते हैं। तो भैया पहले तो आप भी बहुत कुछ कहे थे, आपके 2 बड़े बड़े नेता जेल में हैं, उसका भी तो एक्सप्लेनेशन दो। नहीं, हम तो सीधे कह रहे हैं कि हम सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक भी सबूत नहीं इनके पास, हमारे सब नेता जेल से बाहर आएंगे। इनके जेल में तो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी रह के आए हैं। जेल में रहना कोई थोड़े। ये बताओ, आपके घर तो खुद तानाशाही फैला रहे। आपके घर तो खुद ईडी का छापा पड़ा है, आप ही के घर पड़ा था ना? हाँ, तो खुद हमारे ईडी का छापा पड़ा था। क्या लेके गए थे? कुछ डायरी, पेन, हमारे फोन भी लेके गए। लेके जाए, जो करना है करे। ये सत्ता इनके पास है, तानाशाही इनकी चल रही है, इन्हें जो करना है करे। देश को गुमराह कर रहे हैं। थैंक यू। ये ईडी सीबीआई की बात करेंगे, हम लोगों के रोजगार की, लोगों के स्कूल और अस्पताल की बात करते रहेंगे। शैलेंद्र दुबे जी, उत्तर प्रदेश के जैसे हालात हैं और जो मुद्दे हैं, आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ क्या मिलकर चुनाव लड़ने की स्थिति में होगी, और बीजेपी क्या भी अपने अलायंस पार्टनर बढ़ाने में कामयाब होगी? जैसे राजभर भी उनके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जी मिश्रा जी, जिस तरह की परिस्थितियां हैं उसमें मुझे, मेरा जो आकलन ये कहता है कि भाजपा को जो उसमें लाभ मिलेगा, क्योंकि देश का सबसे बड़ा गठबंधन अगर जो है दलों का मैं बात करूं तो 2019 का था, जिसमें सपा, बसपा और आपका RLD, और कहीं न कहीं अप्रत्याशित रूप से मैं कहूंगा अगर अंडर दी टेबल जिन सीटों पर कांग्रेस कमजोर थी तो वो भी जो है उनको जो है साइलेंट सपोर्ट था इसी गठबंधन को। तो जब इस तरह का गठबंधन बनने के बावजूद भी अगर आप भाजपा का मुकाबला नहीं कर पाए तो मुझे लगता है ये काफी मुश्किल है। क्योंकि देखिए, आपको चुनाव जीतने के लिए संगठन का प्रभावी होना बहुत आवश्यक है। सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी हम बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए पिछला एक लंबा अरसा हो गया तब से जो बड़े राज्य हैं देश के, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आपका जो है बिहार हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो,
चाहे आपका अभी महाराष्ट्र ले लीजिए, अभी तमिलनाडु ले लीजिए, जितने भी बड़े राज्य हैं वहां पर इनकी जो देखिए, पिछले कांग्रेस को 2019 अगर में जो दिल्ली पर संख्या अपना है, दावा जो जीते हुए मजबूत करना है संख्या है, वो तो बहुत आप कम उत्तर है। प्रदेश को इग्नोर नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश को छोड़कर आप पूरे देश की नीति बना सकते हैं, लेकिन आपको फिर दिल्ली की दावेदारी कमजोर होगी। शैलेंद्र जी। मिश्रा जी, आपने मेरे से ही प्रश्न किया ना? यस, बिल्कुल आपसे किया। हाँ, दोबारा दोहराएंगे प्लीज। मैंने ये कहा कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली की दावेदारी को अपनी मजबूत मानती है तो उसे अपनी रणनीति पर विचार करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देखिए, देश के अंदर जो है कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार 2 बार चलाई है, 2004 में और 2009 में। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि 2004 की जो परिस्थितियां तब ऐसी थी कि जो थर्ड फ्रंट था उसमें भी जो रीजनल फोर्सेस थे उनकी भी अच्छी खासी संख्या थी दलों की, और 2009 में भी कांग्रेस की अपनी सीटों की संख्या 200 से ऊपर थी। तो वो टैली कहां से आई? आपको देखिए, ताकत तो यूपी से ही लेनी उत्तर प्रदेश में आपने एक अच्छी 22 सीटें जीत कर आए थे तब ये लोग, 21 या 22 सीटें थी। एग्जैक्टली। और यूपी के साथ साथ मिश्रा जी, यूपी के साथ साथ जो है, यूपी के साथ साथ जो बाकी के राज्य हैं वहां पर भी कांग्रेस अभी कमजोर है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए तब जैसे आंध्रा में जो इन्होंने क्लीन स्वीप किया था, अनडिवाइडेड आंध्रा की बात करूं मैं, जो अब वहां पर जो है इनको सुरेंद्र राजपूत जी, बिना उत्तर प्रदेश की मैंने बड़े राज्यों के ताकत नाम गिनाए। के दिल्ली में आपका दावा मजबूत होता नहीं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अच्छी 80 सीटें हैं ब्रजेश भाई, और बिल्कुल आपने सही बात कही। और उत्तर प्रदेश को लेकर के हमारा संगठन 2009 भी इतना ही कमजोर था, आपको याद होगा, लेकिन हमने अप्रत्याशित रूप से 22 सीटें जीती थी यहां पर। इस बार भी आप इंतजार कीजिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता पर हमें पूरा भरोसा है, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा पर पूरा भरोसा है। और भारत क्या मैं ये जोड़ो मानूं यात्रा कि के आप बाद जो लाल कुर्ता परिस्थितियां के चेंज हो कंधे रही पे हैं, बैठना चाहते हैं? हमारा बहुत लाल कुर्ता स्पष्ट मतलब रूप पांडे से जी की एक पार्टी। बात कहनी है कि सुन लीजिए, मायावी सरकार के अंत करने के लिए हम हर परमिसेबल कॉम्बिनेशन करेंगे। थैंक यू, कोई शुक्रिया। मायावी आलोक अवस्थी सरकार जी, के माथे पर तीर मारेगा, 20 कोई सेकंड, कंधे पर go ahead। मारेगा, आलोक अवस्थी कोई टांगों पर मारेगा, और 20 राहुल सेकंड। गांधी जो थैंक है, यू, सुरेंद्र जी, राहुल शुक्रिया। गांधी जी जो है थैंक यू। नाभि पर तीर मारेगा। Thank you। राजपूत जी IIT के नंबर पूछ रहे थे, बता रहे थे कहाँ बनाया, मैं बता दे रहा हूँ। सुरेंद्र जी नोट कर लीजिए, पलक्कड़ केरला में एक नया IIT बना है, तिरुपति आंध्र प्रदेश में एक नया IIT बना अरे है, वो पुराना नाम झारखंड में को एक आपने IIT नाम बना बदल दिया है। भिलाई बताया तो छत्तीसगढ़ में एक मैंने नया फैजाबाद IIT को अयोध्या कर गोवा दिया। में एक नया IIT बना है, जम्मू अरे कश्मीर सुन में नया लीजिए IIT भाई, बना नहीं है, मालूम, पुराने मारवाड़, इंजीनियरिंग कर्नाटक कॉलेजेस में को एक IIT का बना लेबल है, दे दिया और आपने। आप इस तरीके से झूठ फैलाने पुराने की बात करिए। Thank you। कॉलेजेस को IIT का लेबल दे दिया। काहे को आप बेवजह बात करते हैं? धन्यवाद, डिबेट ओवर। थैंक यू, अरे आप ये सबका बहुत बाबा शुक्रिया, बैठे हैं दिल्ली में बहुत भी, बहुत लखनऊ धन्यवाद में आप भी। सभी का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।